जय हिंद। एक के लर्नर हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग चलते हैं सामान्य ज्ञान जो कि क्राउन बुक का, उसमें बिहार दौरव के लिए सबसे अच्छी बुक है। तो उसमें आज हम लोग पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य। पीछे हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े मध्य एशिया से भारत का संपर्क, मौर्य काल, मौर्य काल, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इसमें पिछले वीडियो में पढ़े तो उसको देखिएगा। उसके बाद आगे गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त है। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन है? श्रीगुप्त। अब उसके बारे में जानते हैं। तो मौर्य काल के पतनोपरांत, मतलब मौर्य काल के पतन के बाद दीर्घ काल तक भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका। कह रहा है कि मौर्य काल के जो पतन हुआ उसके बाद बहुत समय तक भारतवर्ष एक शासन के अंतर्गत नहीं आ सका। इस कमी को गुप्त शासकों ने पूरा किया। इस कमी को किसने? गुप्त शासक ने पूरा किया और लगभग संपूर्ण भारत को एक राजनैतिक क्षेत्र के अधीन कर आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक क्षेत्र में उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया। और गुप्त काल को ही भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को। तो गुप्त काल के प्रारंभिक शासक कौन कौन है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है श्रीगुप्त। तो श्रीगुप्त 240 से 280 ईस्वी के बीच रहे। गुप्त साम्राज्य का पहला शासक कौन हुआ? श्रीगुप्त। और श्रीगुप्त गुप्त वंश का क्या था? संस्थापक था। श्रीगुप्त गुप्त वंश का क्या था? संस्थापक था। वही है प्रभावती गुप्त के पूना तम्र पत्र अभिलेख में श्रीगुप्त के आदित्य राज कहा गया। मतलब जो प्रभावती गुप्त के जो पूना ताम्र पत्र अभिलेख लिखा था उसमें श्रीगुप्त को क्या कहा गया? आदिराज कहा गया। गुप्त वंशावली के कुछ स्रोत, मतलब गुप्त काल का जो कुछ स्रोत मिला उसके वंशावली कौन कौन थे, जैसे श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त, प्रथम विक्रमादित्य, इसमें जो हुए उनका वंशावली का जो कुछ स्रोत मिला उसके बारे में जानते हैं। जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख मिला। तो समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा, उसमें कुछ समुद्र के बारे में मिला, या और भी दूसरे राजस्व या जिसमें युद्ध है उसके बारे में मिला। फिर कुमार गुप्त का बिलसठ स्तंभ लेख और स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख इसमें मिला था। स्कंद गुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है वो मिला। कुमार गुप्त का बिलसठ अभिलेख, समुद्र गुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। तो ये समान वंशावली का स्रोत मिला, ये याद करने लायक है, ये वीवीआई के अंतर्गत आता है। उसके बाद है घटोत्कच गुप्त जो कि 280 से 319 ईस्वी के बीच रहे। मतलब श्रीगुप्त कब रहा? 240 से 280 ईस्वी के बीच। उसके बाद आए घटोत्कच गुप्त, तो 280 से 319 ईस्वी के बीच रहे। यह श्रीगुप्त का पुत्र और एवं उत्तराधिकारी था। उसके बाद आया चंद्रगुप्त प्रथम जो कि 319 से 334 ईस्वी के बीच रहा। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 334 ईस्वी के बीच रहा। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का पहला क्या था? प्रसिद्ध शासक था, प्रसिद्ध राजा था। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा था। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया जिसने उसकी सत्ता को बल मिला। मतलब लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमार देवी से विवाह किसने किया? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किया। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत किसने चलवाया? ये चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। जब वो उनका राज्यारोहण हुआ था तो वह स्मारक के रूप में 319 से 320 में चलाया। उसके बाद आए समुद्रगुप्त जो कि 335 से 380 ईस्वी के बीच रहे। समुद्रगुप्त जो कि चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र और उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार किया। मतलब कह रहा गुप्त साम्राज्य का अपार विस्तार बहुत बड़े रूप में कौन ले गया? तो समुद्रगुप्त ले गया। समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी हरिसेन रचित प्रयाग प्रशस्ति जो कि इलाहाबाद के स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। हरिसेन शांति एवं युद्ध का मंत्री था और संधि विग्राहक भी उन्हें कहा जाता था। उसके बाद जानते हैं कुछ गुप्त शासकों द्वारा ग्रहण उपाधियां। तो श्रीगुप्त को कौन सी उपाधि मिली? आदिराज या महाराज का। श्रीगुप्त को आदिराज या महाराज। घटोत्कच को भी महाराज का उपाधि मिला। और चंद्रगुप्त प्रथम को कौन सा उपाधि मिला? महाराजा धीराज का उपाधि मिला। और समुद्रगुप्त को पराक्रमांक मिला। समुद्रगुप्त को जो उपाधि मिला वह पराक्रमांक। और उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य या विक्रमांक कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो उपाधि मिला वह विक्रमादित्य या विक्रमांक कहा जाता है।
और कुमार गुप्त को महेंद्रादित्य या शक्रादित्य के रूप में भी जाना जाता है। कुमार गुप्त का जो उपाधि कौन कौन मिला? महेंद्रादित्य और शक्रादित्य। और स्कंद गुप्त को कर्मादित्य का उपाधि मिला। स्कंद गुप्त को कर्मादित्य का उपाधि मिला। उसके बाद आते हैं रिद्धपुर अभिलेख में समुद्रगुप्त को तत्पा परिगृहित कहा गया। कौन सा अभिलेख में तत्पा परिगृहित कहा गया? तो समुद्रगुप्त के रिद्धपुर अभिलेख में कहा गया। समुद्रगुप्त ने अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध था। समुद्रगुप्त अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध, उसने समरसता कहा जाता है, इसी के कारण उन्हें समरसता। समुद्रगुप्त जो अपना विजय के लिए जो प्रसिद्ध था, उसी के कारण उन्हें क्या कहा जाता? समरसता कहा जाता, जिसका अर्थ है 100 युद्धों का विजेता। इसीलिए डॉक्टर B.L. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था? डॉक्टर B.S. स्मिथ ने कहा है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं को परास्त कर धर्म विजय का कार्य किया। 12 राजाओं को परास्त कर समुद्रगुप्त ने धर्म विजय का कार्य किया। आर्यावर्त में उसने 9 राजाओं को भी परास्त कर दिग्विजय का कार्य किया। आर्यावर्त में उन्होंने 9 राजाओं को परास्त कर दिग्विजय का कार्य किया था। और समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं, जिसको अटाविका को परिचारक या सेवक बनाया। समुद्रगुप्त ने वन प्रदेश के सभी राजाओं को परिचायक मतलब सेवक बनाया। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय से निवृत्त होने पर अश्वमेध यज्ञ किया था। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त की पत्नी का नाम दत्ता देवी वर्णित है। एरन अभिलेख में समुद्रगुप्त के पत्नी का नाम क्या है? दत्ता देवी वर्णित है। समुद्रगुप्त को कविराज, कई कवियों का रचयिता भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है, मतलब कई कविताओं का रचयिता। और समुद्रगुप्त ने कई सिक्कों पर बीना वादन करते हुए दर्शाया गया। समुद्रगुप्त के कई सिक्कों पर बीना वादन करते हुए दर्शाया गया। इससे यह मिलता है कि समुद्रगुप्त बीना में रुचि ज्यादा रखते थे। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगने के लिए एक दूत भेजा और अनुमति प्राप्त की। श्रीलंका के जो राजा थे, राजा मेघवर्मन ने समुद्रगुप्त से गया में बुद्ध मंदिर बनाने की अनुमति मांगी और एक दूत भेजा जिसका अनुमति प्राप्त की। उसके काल की 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं मिली। गरुड़, अश्वमेघ, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु एवं बीना सारण आदि उनके 6 प्रकार की जो मुद्राएं मिली वे कौन कौन थी? गरुड़ थे, अश्वमेघ, धनुर्धर, व्याघ्रहंता, परशु एवं बीना सारण था। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ पराक्रमांक की उपाधि धारण की थी। उसके बाद आते हैं रामगुप्त, जो कि समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद रामगुप्त एक कमजोर शासक राजा हुआ। विक्रमादित्य कृत देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार रामगुप्त शकों के साथ युद्ध में बुरी तरह पराजित हुआ और शक राजा उसकी पत्नी ध्रुव देवी को प्राप्त करना चाहता था और समुद्रगुप्त ने अपनी पत्नी को शक शासक को देने का फैसला किया। लेकिन इससे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रामगुप्त का जो कि छोटा भाई था को यह बात पसंद नहीं आई और उसने स्त्री वेश धारण करके शक राजा को वध कर दिया और बाद में उसने रामगुप्त को भी हत्या कर डाली और गुप्त वंश की गद्दी पर बैठ गया। ये एक कहानी था। कहानी क्या था कि जो विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्तम के अनुसार जो लिखा था, रामगुप्त शकों के साथ बुरी तरह हार गया और उसने वह शक राजा को अपनी पत्नी जो कि ध्रुव देवी था उसको रामगुप्त अपनी पत्नी शक शासक को देने का फैसला किया। लेकिन इससे चंद्रगुप्त जो विक्रमादित्य था जो कि रामगुप्त का छोटा भाई था उसको यह बात पसंद नहीं और उसने स्त्री वेश धारण करके शक राजा को वध कर दिया और बाद में उसने रामगुप्त को भी हत्या कर डाली और गुप्त वंश की राजगद्दी पर बैठा। राजशेखर की काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख मिलता है। जो ये घटना कहानी था वो राजशेखर के काव्य मीमांसा में भी इस घटना का उल्लेख किया गया। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य के रूप में विख्यात हुए। वह 380 से 412 ईस्वी के बीच चंद्रगुप्त विक्रमादित्य शासक रहे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि समुद्रगुप्त एवं दत्ता देवी का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय किसका पुत्र था? समुद्रगुप्त एवं दत्ता देवी का पुत्र था।
उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य क्या क्या अपने उत्कर्ष पर पहुंचा, सबसे ऊंचाई पर। इसने सांची के अभिलेख में देवराज एवं प्रवर सेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया। सांची के अभिलेख में देवराज और प्रवर सेन के अभिलेख में देवगुप्त कहा गया। किसको? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को। मेहरौली स्तंभ लेख में राजा चंद्र का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। मेहरौली जो स्तंभ लेख है उसमें राजा चंद्र का वर्णन किया गया, जिसका पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में किया गया, गुप्त वंश के रूप में। उसने वैवाहिक संबंध एवं विजय दोनों के सहारे अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ाई। पहले के राजा थे या तो वैवाहिक संबंध या विजय दोनों युद्ध के द्वारा ही अपने साम्राज्य को विस्तार करते थे। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से करवाया और उसके मरने के बाद उसका नवालिक पुत्र उसका उत्तराधिकारी बना। इस प्रकार प्रभावती स्वयं वास्तविक शासिका भी हुई। वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया। वाकाटक की सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या किया? शकों की पराजित किया। इस उपलक्ष्य में उसने चांदी के सिक्के भी चलाए। चांदी के सिक्के किस उपलक्ष्य में चलाए? तो शकों को जो जीते, शकों को जो पराजित किए चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। इस विजय के बाद उसने शाकाहारी कहा गया। इस विजय के बाद उन्हें शाकाहारी कहा गया और उन्हें विक्रमादित्य की भी उपाधि धारण की। मतलब शकों पर जो विजय प्राप्त किया और चांदी के सिक्के चला, इसी कारण उन्हें शाकाहारी भी कहा गया और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की गई। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार उनका उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उदयगिरी अभिलेख है उसके अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या था? संपूर्ण पृथ्वी को जीतना था। उसकी राजधानी पाटलिपुत्रा थी। उसने उज्जैन में भी दूसरी राजधानी स्थापित की एवं कालिदास एवं अमर सिंह जैसे विद्वानों से विभूषित थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय में भी कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान विभूषित थे। चंद्रगुप्त द्वितीय वैष्णव था। उसने परम भागवत की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था? वैष्णव था और उसने परम भागवत का भी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी बौद्ध यात्री ह्वेनसांग भारत आया, जो कि 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत पर भ्रमण किया। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया और उसने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न कौन कौन है, जिसके बारे में जानते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न, एक कालिदास हुए, धनवंतरी, बररुचि, अमर सिंह, छपनक, घटपर्ण, शंकु, बेताल भट्ट और बरामहीर, ये चंद्रगुप्त के 9 रत्न है। तो चंद्रगुप्त के 9 रत्न कौन कौन हुए ये याद करने लायक है। कालिदास, धनवंतरी, बररुचि, अमर सिंह, छपनक, घटपर्ण, शंकु, बेताल भट्ट, बरामहीर, ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्न। चंद्रगुप्त द्वितीय को कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कि कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम और भी कितने बुक लिखे, उन्हीं को कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजा। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अब हम लोग आते हैं कुमारगुप्त प्रथम, जो कि 415 से 455 ईस्वी तक शासन किया। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन प्राप्त होता है। तो कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन कहाँ से मिलता है? तो मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के शासन का वर्णन मिलता है। सबसे अधिक अभिलेख जो कि 18 कुमारगुप्त में ही मिले। सबसे गुप्त काल में सबसे अधिक अभिलेख किसमें मिले? जो कि 18 अभिलेख मिले कुमारगुप्त प्रथम के शासन काल में, जिसमें तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। और कुमारगुप्त प्रथम ने व्याघ्र, बल पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजित महेंद्रा, अश्वमेघ महेंद्रा आदि उपाधियां भी धारण की। कुमारगुप्त प्रथम ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की? तो व्याघ्र, बल पराक्रम, महेंद्रादित्य, अजित महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र आदि उपाधि धारण की। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में ही की गई। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के कार्यकाल में की गई। बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था।
नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया? तो बख्तियार खिलजी ने। उसका शासनकाल 40 वर्ष था, जिसमें उसने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। उनका शासनकाल 40 वर्ष था, जिसमें उसने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। उसके बाद है स्कंदगुप्त, जो कि 455 से 467 ईस्वी तक इसने शासन किया। इसने कर्मादित्य की उपाधि धारण की। तो कर्मादित्य की उपाधि धारण किसने की? स्कंदगुप्त। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित, जिनको पर्णदत्त का पुत्र था, ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है हम लोग को, जो गिरनार के जो प्रशासक चक्रपालित था, उसने, जो पर्णदत्त का पुत्र था, उसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख, जो कि गाजीपुर हूनों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख से क्या जानकारी मिलता है? हूनों द्वारा जो आक्रमण किया गया उसकी जानकारी मिलता है। और तोरमन मिहिर कुल प्रसिद्ध हुन राजा थे। ये समान जानकारी स्कंदगुप्त से मिलता है। उसके बाद कौम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को सक्रोपम तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिक्षिप्त वृक्षा भी कहा गया है। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था और विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था। तो गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। उसके बाद अब जानते हैं गुप्तकालीन प्रशासन पद्धति कैसी थी उसके बारे में। तो गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक था, मतलब राजपद वंशगत था, लेकिन राजगद्दी हमेशा ज्येष्ठ पुत्र को ही नहीं मिलती। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। गुप्त राजाओं ने प्रांतीय एवं स्थानीय शासन की पद्धति चलाई। कई राज्यों में भुक्तियों अर्थात प्रांतों में भी विभाजित था। हर भुक्ति का प्रभारी उपरीक होता था और भुक्तियां कई विषय या जिलों में विभक्त होता था, जिसका प्रभारी विषयपति होता था। प्रत्येक विषय को विदिथा में बांटा गया और विदिथा ग्रामों में विभाजित हुई थी। उसके बाद है पेठा। पेठा यह ग्राम समूह की इकाई थी। ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई पेठा हुई। उसके बाद आया ग्राम सभा। ग्राम सभा का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था और अन्य सदस्य महतर भी कहलाते थे। ग्राम सभा को पंचमंडली या ग्राम जनपद कहा जाता था। ग्राम सभा को पंचमंडली एवं ग्राम जनपद कहा जाता था। गोप्ता या देश का प्रशासक था, जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया गया था। गोप्ता या देश का प्रशासक जो सम्राट द्वारा सीधे नियुक्त किया गया था। समुद्रगुप्त के कुछ पदाधिकारी उसके बारे में जानते हैं, जिसे संधि विग्रहक, संधि एवं युद्ध का मंत्री संधि विग्रहक हुआ। कुमारा मात्य, जो कि गुप्त साम्राज्य का सबसे बड़े अधिकारी हुए, कुमारा मात्य। खाद्य पाकिका, राजकीय भोजनालय का अध्यक्ष खाद्य पाकिका हुए। महादंडनायक न्यायाधीश हुए। ध्रुवाधिकरण, भूमि कर वसूलने वाला प्रमुख अधिकारी ध्रुवाधिकरण हुए। उसके बाद है चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पदाधिकारी कौन कौन हुए? वो थे समुद्रगुप्त के पदाधिकारी अब चंद्रगुप्त द्वितीय। ऊपरी प्रांत का राज्यपाल कुमार मात्य, प्रशासनिक अधिकारी दंडपाशिक, पुलिस विभाग का प्रधान, महादंडनायक, मुख्य न्यायाधीश, बलाधिकृत, सैन्य कोष का अधिकारी और महाप्रतिहार, मुख्य द्वारिक हुए। उसके बाद आते हैं सैन्य संगठन कैसी थी गुप्त में। सम्राट या सेना का अध्यक्ष होता था। सम्राट क्या होता था? सेना का अध्यक्ष होता था। युवराज, सम्राट के वृद्ध होने पर सेना के अध्यक्ष युवराज करता था। युवराज जो हुआ सम्राट के वृद्ध होने पर ही सेना के अध्यक्ष युवराज करता था। सेना कई शाखाओं में विभाजित थी, जैसे गज सेना, इसका प्रधान अध्यक्ष महापिलुपति होता था। अश्व सेना, इसका प्रधान अध्यक्ष महासपतिया भट्टा सपति होता था। उसके बाद है रणभंडाराधिकृत, सैन्य कार्य में आने वाले सामग्री की व्यवस्था एवं पूर्ति से संबंधित कर्मचारी रणभंडाराधिकृत कहलाता था। उसके बाद है सामाजिक जीवन कैसी थी गुप्त काल में। तो गुप्त युग में भारतीय समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कायस्थ का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क्य स्मृति या गुप्तकालीन अभिलेखों से प्राप्त होता है। कायस्थों का जो सर्वप्रथम वर्ण याज्ञवल्क्य स्मृति जो गुप्तकालीन अभिलेख से प्राप्त होता है। गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति में सुधार हुई। उन्हें रामायण, पुराण, महाभारत सुनाने का अधिकार मिल गया।
गुप्त काल में शूद्रों की स्थिति भी सुधार हो गई और रामायण पुराण महाभारत सुनने का अधिकार मिल गया। शूद्रों की पहचान मुख्यतः कृषक के रूप में भी होने लगी। शूद्रों की पहचान गुप्त काल में मुख्यतः कृषक के रूप में भी होने लगा। समाज में छुआछूत प्रचलित था। स्त्रियों की दशा में स्त्रियों की दशा में क्या हुआ, थोड़ी गिरावट आई। निचले दो वर्णों की स्त्रियों के जीवन निर्वाह के लिए अर्जन करने की स्वतंत्रता मिली, जो कि ऊपरी दो वर्णों की स्त्रियों को प्राप्त नहीं थी। एक विवाह की प्रथा भी नहीं थी। गुप्त शासक बहुविवाह करते थे, जिसे चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम के अनेक पत्नियों का उल्लेख मिलता है। समाज में सती प्रथा भी प्रचलित थी। जैसे सेनानी गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती हो गई। इसका उल्लेख भानुगुप्त के एरन अभिलेख जो कि 510 ईस्वी से मिलता है। तो सर्वप्रथम सती होने का जो सेनानी गोपराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी सती हो गई, इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख में मिलता है। तो सर्वप्रथम सती होने का प्रचलन भी गुप्त साम्राज्य में प्रथम मिला। उसके बाद है स्मृतिकार कात्यायन के अनुसार स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी। स्मृतिकार कात्यायन के अनुसार स्त्री अपने स्त्री धन के साथ अपनी अचल संपत्ति को भी बेच सकती थी। समाज में वेश्यावृत्ति का अस्तित्व था और वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। गुप्त काल में वेश्याओं क्या कहा जाता था, गणिका कहा जाता था। उसके बाद आते हैं धार्मिक जीवन। गुप्त काल में बौद्ध धर्म को राजाश्रय मिलना समाप्त हो गया और भागवत धर्म का केंद्र बिंदु बन गया और गुप्त शासक वैष्णव धर्मावलंबी थे। गुप्त शासक क्या थे, वैष्णव धर्मावलंबी थे। इस काल में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा सृजन करने वाला, विष्णु पालन करने वाला, महेश संहार करने वाला की पूजा प्रारंभ हुई। गुप्त काल में त्रिमूर्ति का प्रचलन हो गया। उसमें ब्रह्मा को क्या कहा था, सृजन करने वाला, विष्णु को पालन करने वाला, महेश को संहार करने वाले की पूजा प्रारंभ हो गई। गुप्त काल में मूर्ति पूजा ब्राह्मणीय धर्म का समान लक्षण हो गई। चंद्रगुप्त द्वितीय एवं समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र पाया जाता है, जो कि गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह था। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर विष्णु के वाहन गरुड़ का चित्र पाया गया, जो कि गुप्त वंश का क्या था, राजकीय चिन्ह। गुप्त वंश का राजकीय चिन्ह क्या था, वाहन, विष्णु के वाहन गरुड़ का। उसके बाद देवगढ़ झांसी, यहाँ का दशावतार मंदिर गुप्त युग का वैष्णव धर्म मंदिर सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है। यह मंदिर पंचतायन श्रेणी का है। देवगढ़ जो कि झांसी को बोलता है, यहाँ का दशावतार जो मंदिर है वह गुप्त युग का वैष्णव धर्म में सबसे महत्वपूर्ण अवशेष हैं। उसके बाद गंगधर अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है। हरिहर के रूप में शिव को विष्णु के साथ दर्शाया गया। वैष्णव एवं शैव धर्म के समन्वय का भी प्रमाण मिलता है गुप्त युग में। गुप्त युग में मथुरा एवं बल्लभी में जैन सभाओं का आयोजन हुआ था। गुप्त युग में मथुरा एवं बल्लभी में क्या था, जैन सभाओं का आयोजन हुआ था। उसके बाद आर्थिक जीवन कैसी थी उसके बारे में जानते हैं। तो गुप्त कालीन मुद्राएं एवं अभिलेख तत्कालिक आर्थिक समृद्धि को दर्शाता है, जैसे कृषि मूलक अर्थव्यवस्था, व्यापार, विकसित उद्योग धंधे गुप्त काल की समृद्धि के कारण है। भूमि, इस काल में 5 प्रकार की भूमि का उल्लेख मिलता है, जैसे क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि हुआ, वास्तु भूमि, रहने या वास करने योग्य भूमि, चारागाह भूमि, पशुओं के चारा योग्य भूमि, खिल भूमि, जो भूमि जोतने योग्य नहीं हो सका वह खिल हुआ, और अप्रहत भूमि, बिना जोती गई जंगली भूमि अप्रहत भूमि कहलाया। उसके बाद कर व्यवस्था, आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व होता था, जैसे कर 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। गुप्त युग में कर कितना लिया जाता था, 1/4 से 1/6 भाग लिया जाता था। गुप्त कालीन आर्थिक शब्दावली, जैसे भाग, राजा को भूमि उत्पादन से प्राप्त होने वाला हिस्सा भाग कहलाता था। भोग, राजा को उपहार स्वरूप मिलने वाला कर भोग। उद्रंग, अस्थायी काश्तकारों के लिए कर उद्रंग। उपरी कर, अस्थायी कृषकों के लिए कर। हिरण्य, द्रव्य या नगद के रूप में दिया जाने वाला कर हिरण्य हुआ। उसके बाद विशिष्ट, निःशुल्क या बेगार श्रम हुआ। दिनार, स्वर्ण मुद्राएं। अग्रहार, मंदिर एवं ब्राह्मणों को दान की जाने वाली भूमि हुआ अग्रहार। उसके बाद है भूमि कर, संग्रह करने वाला पदाधिकारी।
ध्रुवाधुकरण या ध्रुवाधिकरण कहलाता था। व्यापारी के कारवा को नेतृत्व करने वाला व्यक्ति सार्थवाह कहलाता था। इस काल में व्यापारियों तथा शिल्पियों को 4 संगठन थे, जैसे निगम, पुंग, गण या श्रेणी कहलाते थे। व्यापारी के जो शिल्पकारियों के 4 संगठन थे। श्रेणी के प्रधान को ज्येष्ठक कहा जाता था। सिंचाई के लिए राहत या घंट यंत्र का प्रयोग किया जाता था। सिंचाई के लिए राहत या घंट यंत्र का प्रयोग किया जाता था। भूमि संबंधी विवादों को निपटाने वाले अधिकारी न्यायाधिकरण कहा जाता था। भूमि संबंधी विवादों को निपटाने वाले अधिकारी को न्यायाधिकरणी कहा जाता था। कर्णिक या महापक्षपाटालिक नामक पदाधिकारी भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने का कार्य करते थे। बंदरगाह पूर्वी भारत या ताम्रलिपि घंटाशाला, पश्चिमी भारत भुग्रु, कच्छ, भड़ाव, सोपारा, कल्याण थे। बंदरगाह जो था पूर्वी भारत में बंदरगाह कौन कौन था? ताम्रलिपि और घंटाशाला। पश्चिमी भारत की बंदरगाह भड़ाव, जिसको भुग्रु, कच्छ, सोपारा या कल्याण था। इस समय उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। गुप्त काल में क्या था? उज्जैन व्यापार का प्रमुख केंद्र था। अब आते हैं गुप्त युग में वैज्ञानिक प्रगति। गुप्त काल में आर्यभट्ट जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट जो कि गुप्त काल में ही आए। अपनी पुस्तक आर्यभट्टम उन्होंने पृथ्वी को गोल बताया। पृथ्वी को गोल किसने बताया? आर्यभट्ट ने। कौन सी पुस्तक में? आर्यभट्टम में। उसका परिधि का सही अनुमान भी लगाया आर्यभट्ट ने। दशागतिकीय सूत्र एवं अष्टादश शतक आर्यभट्ट की अन्य रचनाएं हैं। आर्यभट्टयम में दशमलव प्रणाली का वर्णन किया। आर्यभट्ट ने आर्यभट्टयम में दशमलव प्रणाली का भी वर्णन किया। बराहमिहिर अपने 5 ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में 5 प्राचीन सिद्धांत पौतमाह, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ, सूर्य का निरूपण किया। उसमें बराहमिहिर अपने ग्रंथ पंच सिद्धांतिका में 5 सिद्धांतों का निरूपण किया, जिसमें पौतमाह, रोमक, पोलिस, वशिष्ठ, सूर्य का निरूपण किया। ब्रह्मगुप्त जो कि प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। तो ब्रह्म सिद्धांत की रचना ब्रह्मगुप्त ने की। उसके बाद सुश्रुत ने आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान किया। आयुर्वेद चिकित्सा के क्षेत्र में सुश्रुत ने महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। धनवंतरी, जिन्हें भारतीय आयुर्वेद का पिता कहा जाता है, वह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। धनवंतरी भारतीय आयुर्वेद का पिता किन्हें कहा जाता था? धनवंतरी को, जो कि किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले चिकित्सक थे। उसके बाद भास्कर ने 3 ग्रंथों की रचना की, महाभास्कर्या, लघु भास्कर और भाष्य, जो कि भास्कर की 3 ग्रंथ थी। लाटदेव सूर्य सिद्धांत का गुरु कहा जाता है। लाटदेव को सूर्य सिद्धांत गुरु कहा जाता है, लाटदेव को। उसके बाद है गुप्त कला। कला के क्षेत्र में भी गुप्त काल अपनी उत्कृष्टता के चरम सीमा पर पहुंच गया था। उस समय कला बहुत प्रसिद्ध थी। किस समय? गुप्त काल में। इस काल में मंदिर वास्तुकला के सर्वोत्तम उदाहरण मिलते हैं, जिसमें शिखर युक्त मंदिर देवगढ़ झांसी प्रमुख है। जैसे प्रमुख मंदिर कौन कौन है जो देखते हैं, जैसे धार्मिक स्तूप जो कि सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। धार्मिक स्तूप कहाँ है? सारनाथ उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा, नागौद, मध्य प्रदेश। शिव मंदिर कहाँ है? भूमरा, नागौद और मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नचना, कुठार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़, झांसी। भीतरगांव मंदिर कनकपुर, उत्तर प्रदेश। विष्णु मंदिर तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। एक और है विष्णु मंदिर उदयगिरी, विदिशा। शिव मंदिर अहिच्छत, बरेली और उत्तर प्रदेश। एक है लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, जो कि ईंटों से निर्मित है। कुछ मंदिर कौन कौन? धार्मिक स्तूप कहाँ हुए? सारनाथ उत्तर प्रदेश। शिव मंदिर भूमरा, नागौद, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर नचना, कुठार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर देवगढ़, झांसी। भीतरगांव मंदिर कानपुर, उत्तर प्रदेश। विष्णु मंदिर तिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश। एक विष्णु मंदिर उदयगिरी, विदिशा। शिव मंदिर अहिच्छत्र, बरेली, उत्तर प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, जो कि ईंटों से निर्मित थे। पवाया का मंदिर नागौद में। खोह का मंदिर, शंकरमढ़ का मंदिर जो कि जबलपुर, आदि भी गुप्त काल के आकर्षक मंदिर थे, बहुत अच्छे मंदिर थे। गुप्त काल में चित्रकला भी अपने
वैभव, गौरव तथा तकनीक की चरम सीमा पर पहुंच गई थी, जिसमें अजंता की चित्रकारी। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाओं में गुफा संख्या 16, 17 और 19 गुप्त काल से संबंधित है। तो महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफाएं हैं, उसमें कितने गुफा है? कुल 29 गुफा। उसमें 16, 17, 19 जो कि गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की खोज 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर ने किया था। तो अजंता की खोज किसने किया? सर जेम्स अलेक्जेंडर ने 1819 ईस्वी में किया। गुप्त संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। गुप्त संख्या 16 में मरणासन राजकुमारी का चित्र है। और गुप्त संख्या 17 में जातक कथाओं का उल्लेख है, जिसमें बुद्ध को यशोधरा से भिक्षा मांगते और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। इस चित्र गुफा में सिंहल के दरबार का भी चित्र है। इस चित्र का चित्रशाला कहा गया है। कह रहा है कि जो गुफा संख्या 17 में वो जातक कथाओं का वर्णन मिलता है। इसमें बुद्ध जो है, बुद्ध को यशोदा से भिक्षा मांगते हुए और यशोधरा द्वारा राहुल को बुद्ध को सौंपते हुए दिखाया गया है। अजंता की गुफाओं का चित्र बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। अजंता की गुफाओं का चित्र किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाओं का निर्माण किया गया। तो बाघ की गुफाओं का निर्माण कहाँ किया? मध्य प्रदेश के धार जिले में। कौन से पर्वत काटकर? तो विंध्य पर्वत को काटकर बाघ की गुफाओं का निर्माण किया गया। बाघ की गुफाएं धर्म निरपेक्ष व लौकिक थी। बाघ की गुफाएं कैसे थी? धर्म निरपेक्ष व लौकिक थी। गुप्त कालीन साहित्य। गुप्त काल संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग है। सांस्कृतिक साहित्य का स्वर्ण कौन सा है? तो गुप्त काल। कालिदास जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे, संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि थे। उन्हें भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। तो भारत का शेक्सपियर किनको कहा जाता है? कालिदास को। और कालिदास किनके समकालीन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे और संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि भी थे। याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति और पराशर स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। गुप्त काल में कौन कौन सी स्मृति की रचना हुई? याज्ञवल्क्य स्मृति, कात्यायन स्मृति, बृहस्पति स्मृति, पराशर स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई। वीरसेन उदयगिरी गुहा लेख का रचनाकार था। वीरसेन उदयगिरी गुहा लेख का रचनाकार था। मंदसौर प्रशस्ति की रचना वत्स भट्टी ने की थी। मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी? वत्स भट्टी ने किया था। प्रमुख लेखक उनकी रचनाएं। कालिदास के द्वारा कौन कौन सी बुक लिखे गए? अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम और विक्रम वंशी, जो कि कालिदास के द्वारा रचना की गई। कालिदास के द्वारा कौन कौन सी रचना की गई? अभिज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंशम और विक्रम वंशी थी। भास के द्वारा कौन कौन सी लिखा गया? स्वप्नवास दत्ता, कर्णभारम और चारुदत्तम। भास के द्वारा स्वप्नवास दत्तम, कर्णभारम, चारुदत्ता। भास के द्वारा स्वप्नवास दत्तम, कर्णभारम और चारुदत्तम। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। विष्णु शर्मा के द्वारा कौन सी रचना की गई? पंचतंत्र। विष्णु शर्मा पंचतंत्र। बाणभट्ट हर्षचरित्र, बाणभट्ट हर्षचरित्र लिखा गया। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, देवकी चंद्रगुप्तम। विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस, देवकी चंद्रगुप्तम। शूद्रक मृच्छकटिकम। शूद्रक कौन हुआ? मृच्छकटिकम। भौमक रावणाजुर्नियम। रावणाजुर्नियम किसके? भौमक। रावणाजुर्नियम भौमक, रावणाजुर्नियम भौमक। रावण वध वत्स भट्टी, रावण वध वत्स भट्टी। रावण वध किसके द्वारा? वत्स भट्टी के द्वारा। राजशेखर के द्वारा काव्यमीमांसा, काव्यमीमांसा राजशेखर, राजशेखर के द्वारा काव्यमीमांसा, काव्यमीमांसा राजशेखर। अमरसिंह अमरकोश, अमरसिंह अमरकोश, अमरकोश अमरसिंह, अमरसिंह अमरकोश के द्वारा, अमरसिंह के द्वारा अमरकोश लिखा गया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें।